लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री का लिखा उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 3। मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। आसमान पर सुबह की सफ़ेदी छा चुकी थी। जब लाश लिए हुए बीर सिंह किले में पहुंचा, वह अपने हाथों पर कुंवर साहब की लाश उठाए हुए था। किले के अंदर की रियाया तो आराम में थी। केवल थोड़े से बूढ़े, जिन्हें खांसी ने तंग कर रखा था, जाग रहे थे और इस उद्योग में थे कि किसी तरह बलगम निकल जाए और उनकी जान को चैन मिले। हाँ, सरकारी आदमियों में कुछ घबराहट सी फैली हुई थी और वे लोग राह में जैसे जैसे बीर सिंह मिलते जाते, उनके साथ होते जाते थे। यहाँ तक कि दीवान खाने की ड्योढ़ी पर पहुँचते पहुँचते 50 आदमियों की भीड़ बीर सिंह के साथ हो गई। मगर जिस समय उसने दीवान खाने के अंदर पैर रखा, 8-10 आदमियों से ज़्यादा न थे। कुंवर साहब की मौत की खबर एकाएक चारों तरफ फैल गई, इसलिए बात ही बात में वह किले मातम का रूप हो गया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। दीवान खाने में अभी तक महाराज करण सिंह गद्दी पर बैठे हुए थे। 2-3 दीवार गिरों में रोशनी हो रही थी। सामने 2 मोमी सामदान जल रहे थे। बीर सिंह तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए महाराज के सामने जा पहुंचा और कुंवर साहब की लाश आगे रख अपने का हाथ जोड़कर रोने लगा। जैसे ही महाराज की निगाह उस लाश पर पड़ी, उनकी तो अजब हालत हो गई। नज़र पड़ते ही पहचान गए कि यह लाश उनके बेटे सूरज सिंह की है। महाराज के रंज और गम का कोई ठिकाना न रहा। वे फूट फूट कर रोने लगे और उनके साथ और लोग भी हाय हाय करके रोने और सिर पीटने लगे। हम उस समय के गम की हालत और महल में रानियों की दशा को अच्छी तरह लिखकर लेख को व्यर्थ बढ़ाना नहीं चाहते। केवल इतना लिख देना बेहतर होगा कि घंटे भर चढ़ने के सिवाय रोने धोने के महाराज का ध्यान इस तरफ न गया कि कुंवर साहब की मौत का सबब पूछे या यह मालूम करें कि उनकी लाश कहाँ पाई गई। आखिर महाराज ने अपने दिल को मजबूत किया और कुंवर साहब की मौत के बारे में बीर सिंह से बातचीत करने लगे। महाराज, हाय, मेरे प्यारे लड़के को किसने मारा? बीर सिंह, महाराज, अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि यह अनर्थ किसने किया। महाराज ने उन दोनों मंसूबों से एक की तरफ देखा जो बीर सिंह को लेने के लिए खिदमतगारों के साथ बाग में गए थे। महाराज, क्यों हरि सिंह, तुम्हें कुछ मालूम है? हरि सिंह, जी कुछ भी नहीं। हाँ, इतना जानता हूँ कि जब हुक्म के मुताबिक हम लोग बीर सिंह को बुलाने गए तो उन्हीं के घर न पाया। लाचार पानी बरसते ही मैं इनके बाग में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पाया। उस समय ये नंगे बदन हम लोगों के सामने आए। इनका बदन गीला था, इसी से मुझे मालूम हो गया कि ये पानी में भीग गए होंगे और कपड़े बदलने को ही थे कि हम लोग जा पहुँचे। खैर, हम लोगों ने सरकारी हुक्म सुनाया और ये भी जल्दी कपड़े पहन हम लोगों के साथ हुए। उस समय पानी का बरसना बिल्कुल बंद था। जब हम लोग बाग के बीचों बीच अंगूर की टट्टियों के पास पहुँचे तो एकाएक इस लाश पर नज़र पड़ी। महाराज, कुछ सोचकर, हम तो कह नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ लोगों में बीर सिंह नेक, ईमानदार और रहमदिल मशहूर है। मगर जैसा कि तुम बयान करते हो, अगर ठीक है तो हमें बीर सिंह के ऊपर शक होता है। हरि, ताबेदार की क्या मजाल कि महाराज के सामने झूठ बोले। बीर सिंह मौजूद हैं, पूछ लीजिए कि मैं सच कहता हूँ। बीर सिंह हाथ जोड़कर, हरि सिंह ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच है, मगर महाराज, यह कब कैसे हो सकता है कि मैं अपने अन्नदाता और ईश्वर तुल्य मालिक पर इतना बड़ा जुल्म करूं? महाराज, शायद ऐसा ही हो, मगर यह तो कहो कि मैंने तुमको एक मुहिम पर जाने के लिए हुक्म दिया था और ताकीद कर दी थी कि आधी रात बीतने से पहले ही यहाँ से रवाना हो जाना। फिर क्या सबब है कि तुम 3 पहर बीतने जाने पर भी अपने बाग में ही मौजूद रहे और 30 पर भी वैसी हालत में कि हरि सिंह ने बयान किया?
इसमें कोई भेद जरूर है। वीर, इसका सबब केवल इतना ही है कि बेचारा तारा के ऊपर एक आफत आ गई और वह किसी दुश्मन के हाथ पकड़ी गई। मैं उसी को चारों तरफ ढूंढ रहा था, इसी में देर हो गई। जब तक मैं ढूंढता रहा पानी बरसता रहा, इसी में मेरे कपड़े भी गीले हो गए और मैं उस हालत में पाया गया जैसा कि हरि सिंह ने बयान किया है। महाराज, ये सब बातें बिल्कुल फजूल हैं। अगर तारा का गायब हो जाना ठीक है तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं। कोई वह बदकार औरत है, बेशक किसी के साथ कहीं चली गई होगी और उसका ऐसा करना तुम्हारे लिए एक बहाना हाथ लगा। तारा दबकार औरत है, यह बात वीर सिंह को गोली के समान लगी, क्योंकि वे खूब जानते थे कि तारा पतिव्रता है और उस पर उसका प्रेम सच्चा है। मारे क्रोध के वीर सिंह की आंखें लाल हो गईं और बदन कांपने लगा, मगर इस समय क्रोध करना सभ्यता के बाहर जाना। चुप हो रहे, अपने को संभाल कर बोले वीर सिंह। महाराज, तारा के विषय में ऐसा कहना अनर्थ है। हरि सिंह, महाराज ने जो कुछ कहा ठीक कहा। वीर सिंह पर शक करने का ताबेदार को और अच्छा मौका मिला। महाराज, वह क्या? हरि सिंह, कुंवर साहब जिन 3 आदमियों के साथ यहाँ से गए थे, उनमें से 2 आदमियों को वीर सिंह ने जान से मार डाला और फिर एक भाग कर बच गया। जब हम लोग वीर सिंह को बुलाने के लिए उनके बाग की तरफ जा रहे, ये उस समय यह हालत उसी की जुबानी मालूम हुआ था। इस समय वह आदमी भी, जिसका नाम रामदास है, ड्योढ़ी पर मौजूद है। महाराज, हाँ, क्या ऐसी बात है? हरि सिंह, मैं महाराज के कदमों की कसम खाकर कहता हूँ कि यह हालत खुद रामदास ने मुझको कहा है। जिस समय हरि सिंह ने ये बातें कह रहा था, महाराज की निगाह कुंवर साहब की लाश पर थी। एकाएक कलेजे में से कोई चीज़ नजर आई। महाराज ने हाथ बढ़ाकर देखा तो मालूम हुआ छुरी का मुट्ठा है, जिसका फल बिल्कुल कलेजे के अंदर घुसा हुआ था। महाराज ने छुरी को निकाल लिया और पोंछ कर देखा। कब्जे पर राजकुमार वीर सिंह खुदा हुआ था। अब महाराज की हालत बिल्कुल बदल गई। शोक के बदले क्रोध की निशानी उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। होठ कांपने लगे। वीर सिंह ने चौंक कर कहा, बेशक ये मेरी छुरी है। आज कई दिन हो गए, चोरी हो गई थी। मैं इसी खोज में था, मगर पता नहीं लगता था। महाराज, बस चुप रहो नालायक। अब तू किसी तरह अपनी बेकसूरी साबित करना चाहता है। हाय, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था? अब मैं इस समय तेरी बातें में नहीं सुनना चाहता। कोई है? इस हरामजादे को अभी ले जाकर कैद खाने में बंद करो। हम अपने हाथ से इसका और इसके रिश्तेदारों का सिर काट कर कलेजा ठंडा करेंगे। हरि सिंह की तरफ देखकर, तुम 100 सिपाहियों को लेकर जाओ, इस कमबख्त का घर घेर लो और सब मर्द औरतों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दो। फौरन महाराज के हुक्म की तालीम की गई और महाराज उठकर महल में चले गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री का लिखा उपन्यास कटोरा भर खून का 3रा भाग।